सुप्रभातम विद्यार्थियों, आप सभी का संस्कृत व्याकरण की कक्षा में स्वागत है। आज हम सभी उत्तर कृदंत प्रकरण के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपको विदित है, कोटा विश्वविद्यालय के बीए द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में पूर्व कृदंत और उत्तर कृदंत प्रकरण चलते हैं। जो आपके पाठ्यक्रम में सूत्र है और रूप सिद्धियां हैं, उनके बारे में हमने विगत दिनों में कई कक्षाएं हमने ली थी। तो आज हम सभी उत्तर कृदंत प्रकरण पढ़ेंगे, जिसमें बहुत सारे सूत्र आएंगे और उन सूत्रों के द्वारा कुछ रूप सिद्धियां सिद्ध होगी। उन सभी के बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने कृत्य प्रक्रिया में देखा था कि कुछ प्रत्यय होते हैं जो कर्तृवाच्य में होते हैं, कुछ कर्मवाच्य में होते हैं, कुछ भाववाच्य में होते हैं, और किस प्रकार से हम तीनों वाच्यों में प्रत्येक प्रत्यय का प्रयोग कर सकते हैं, यह मैंने आपको विगत कक्षाओं में अनुवाद के सहित मैंने आपको बताया था। तो आज हम सभी उत्तर कृदंत प्रकरण पढ़ेंगे, जिसका पहला सूत्र है तुमुन णवुलो क्रियायाम क्रियार्थायाम नामक सूत्र है। ध्यान से देखिएगा इस सूत्र को। इस सूत्र का पहला पद है तुमुन णवुलो, अर्थात इस सूत्र से तुमुन प्रत्यय होता है और दूसरा जो प्रत्यय होता है वो है णवुल प्रत्यय। तुमुन णवुलो क्रियायाम क्रियार्थायाम। क्रिया शब्द की सप्तमी एक वचन बनती है क्रियायाम, और क्रियार्था शब्द है उसकी सप्तमी एक वचन में भी क्रियार्थायाम बनता है। यह तो मैंने आपको सूत्र के पदों के बारे में आपको बताया था। अब देखिएगा, इस सूत्र की वृत्ति कुछ इस प्रकार है। क्रियार्थायाम क्रियायाम उपपदे भविष्यति अर्थे धातोः एतौस्तः। इसका अर्थ यह हो गया कि क्रियार्था में और क्रिया में उपपद रहने पर भविष्यत काल में धातु के बाद में तुमुन और णवुल प्रत्यय होते हैं। अब देखो, मैं हिंदी में आपको अच्छे से समझाने के लिए एक स्लाइड में लिखा है, जिससे आप अच्छे से समझ जाएंगे कि ये क्रियार्था क्या होती है और क्रिया के उपपद कैसे होता है। तो आप देखो, क्रियार्था क्रिया के उपपद अर्थात समीप उच्चरित होने पर भविष्यत काल में धातु से परे तुमुन तथा णवुल प्रत्यय होते हैं। ये दोनों प्रत्यय फ्यूचर टेंस भविष्यत काल में होते हैं। और दो क्रियाएं होगी, जिसमें एक क्रिया के समीप कोई दूसरी क्रिया होगी, तो ही वहां पे ये दोनों प्रत्यय होंगे। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से दो क्रिया आती है एक वाक्य में, कौन सी क्रियार्था है, कौन सी उसमें क्रिया है। अब देखो, तुमुन प्रत्यय जब हम करेंगे तो तुमुन प्रत्यय मकारांत है। तुमुन प्रत्यय में मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा देता हूं। तुमुन में न की संज्ञा हलंत्यम, उ की उच्चारणार्थ, इसलिए उपदेशे अजनुनासिकित तस्य लोप से लोप। तो तुमुन में से शेष रहेगा तुम। जब हम तुमुन प्रत्यय करेंगे ना, तो शेष रहेगा तुम, शेष रहेगा। जैसे पठितुम बनता है, भोक्तुम बनता है, तो सबके अंत में तुम ही अंत में रहता है। ठीक है, तो तुमुन प्रत्यय है ना, वो क्या है, मकारांत है। ठीक है, अतः तदंत शब्द की कृण्मय जन्तः सूत्र से अव्यय संज्ञा होती है। एक सूत्र है कृण्मय जन्तः, कृद्यो मान्तश्च अव्यय संज्ञा स्यात्। इसका अर्थ क्या हो गया कि जिसके अंत में क्या हो, मकारांत है, तो उसको क्या कहते हैं, वो अव्यय संज्ञक होता है। ठीक है, तो देखो, तुमुन में तुम शेष रहेगा, तो मैं अंत में है ना, इसलिए ध्यान रखो, जहां जहां पे तुमुन प्रत्यय होगा वहां वहां अव्यय संज्ञा होगी। और अव्यय संज्ञा करने का एक परिवर्तन यह होता है कि जब हम प्रातिपदिक संज्ञा करते हैं, उसके बाद में जो भी प्रत्यय आता है उसका अव्यय आदाप सुपह सूत्र से उसका लोप हो जाता है। बस आपको इतना ध्यान रखना है। अब देखो, अब क्रियार्थार क्रिया क्या होती है इसके बारे में बताता हूं। किसी क्रिया की सिद्धि के लिए जब दूसरी क्रिया की जाती है, तो वह दूसरी क्रिया
पहली क्रिया की क्रियार्था कहलाती है। देखो अब मैं आपको एक वाक्य में दो क्रियाएं होगी। अब आपको मैं इसका उदाहरण बताता हूं। यथा पठितुम व्रजति, पढ़ने के लिए जाता है। पढ़ने के लिए जाता है, इस वाक्य में दो क्रिया है। ठीक है, पहली क्रिया है पढ़ना, दूसरी क्रिया है जाता है। ठीक है, तो इसमें जाना क्या हो गई, इसमें जाना क्या हो गई, क्रियार्थ हो गई, क्योंकि उस अर्थ का अर्थ क्या होता है, उद्देश्य। जाने का उद्देश्य पढ़ना है, इसलिए जाना यहां पे क्या हो गई, क्रियार्थ हो गई, क्रियार्था हो गई। ठीक है, अब देखिएगा, इसको और अच्छे से समझाने के लिए आपको बताता हूं कि यहां पढ़ना क्रिया के लिए दूसरी क्रिया की जा रही है। पढ़ने के लिए दूसरी क्रिया कौन सी की जा रही है, जाना। ठीक है, अब देखो दूसरी गमन क्रिया पढ़ना क्रिया की क्रियार्था क्रिया है। समझ में आ गया आपके? नॉर्मल सी बात है। ऐसे वाक्य होते हैं ना कि खाने के लिए जाता हूं, पढ़ने के लिए जाता हूं, तो जितनी भी दूसरी जो क्रिया है वो तो होगी क्रियार्थक क्रिया, और जो पहली जो क्रिया है मूल, वो क्रिया होगी। तो ऐसी स्थिति में जो पहली क्रिया है उसमें हमें तुम प्रत्यय कर देना चाहिए। अर्थात यदि कहीं पर के लिए का भाव आए, पढ़ने के लिए, तो पठितुम, खाने के लिए भोक्तुम, पीने के लिए पातुम, ऐसी जितनी भी क्रियाएं बनती है ना, उसमें आपको तुमुन प्रत्यय करना है। तुमुन में से तुम शेष रहेगा। ठीक है, क्रिया के नजदीक स्थित होने के कारण धातु के बाद णवुल तुमुन दोनों प्रत्यय होते हैं भविष्यत काल में। कौन से काल में, भविष्यत काल में। अब देखो तुमुन प्रत्यय में न की इत संज्ञा हलंत्यम सूत्र, तस्य लोप ऐसे लोप। तुमुन में न है ना, उसकी इत संज्ञा हलंत्यम, उसके बाद में उकार उच्चारणार्थ है। उ यहाँ पर केवल उच्चारण हो, उच्चारण सौविध्य के कारण यहाँ पे उ आता है, उसकी इत संज्ञा हो के उसका भी लोप हो जाएगा। कुल मिला के बात है तुम शेष रहेगा। क्या शेष रहेगा, तुम शेष रहेगा। णवुल प्रत्यय में ण की इत संज्ञा चुटु सूत्र से। चुटु सूत्र कहता है च छ ज झ ट ठ ड ढ ण, इन 10 वर्णों की इत संज्ञा चुटु से होती है। शर्त यह है कि वह प्रत्यय के आदि में होना चाहिए। तो णवुल टकार वर्ग का पंचम वर्ण है, इसलिए आदि में होने के कारण ण की इत संज्ञा चुटु से हो जाती है, तस्य लोप ऐसे लोप। और णवुल में ल की इत संज्ञा हलंत होने के कारण हलंत्यम से इत संज्ञा हो जाती है, तस्य लोप ऐसे लोप। तो क्या शेष रहेगा, वु शेष रहेगा। णवुल में से क्या शेष रहेगा, वु शेष रहेगा, जिसका युवोर अनाकव सूत्र से वु के स्थान पर अक आदेश हो जाता है। जो कारक रूप सिद्धि बनती है ना, उसमें णवुल का वु से अक हो रखा है। ठीक है, अब एक आपको बात बताता हूं प्रिय विद्यार्थियों। एक व्याकरण में अव्ययकृतो भावे एक पंक्ति है। इस वाक्य का अर्थ क्या होता है कि अव्यय संज्ञक कृत प्रत्यय भाव में होते हैं। 3 अर्थ होते हैं ना, कर्तृ कर्म भाव। तो जिनकी अव्यय संज्ञा हो जाती है वो भाव अर्थ में होते हैं। और भाव में भावे औत्सर्गिकम एक वचनम क्लीबत्वम, भाव के अंदर नपुंसक लिंग में एक वचन ही होगा। णवुल प्रत्यय है वो कर्तृ अर्थ में होगा। इस प्रकार से मैंने आपको जो सूत्र बताया मैं पुनः बता रहा हूं। तुमुन णवुलो क्रियायाम क्रियार्थायाम, ऐसी जगह तुमुन और णवुल प्रत्यय करता है जहां पे 2 क्रियाएं हो, जिसमें दूसरी क्रिया क्रियार्था हो और पहली क्रिया मूल क्रिया हो। उसमें पहली वाली क्रिया के तुमुन और णवुल प्रत्यय लग जाता है और भविष्यत अर्थ में होता है। याद रखो, तुमुन में मैं अंत में होने के कारण कृन्मय जंतः सूत्र से उसकी अव्यय संज्ञा हो जाती है। अव्यय संज्ञा होने के बाद में अव्ययादाप सुपय सूत्र से जो प्रत्यय आएगा उसका लोप हो जाएगा। अस्तु, दूसरी बात मैंने ये बताई कि अव्यय कृतो भावे इस वाक्य के अनुसार कृदंत प्रकरणों में जिन जिन की अव्यय संज्ञा होती है उनका भाववाच्य में प्रयोग होता है। भाववाच्य में नपुंसकलिंग एक वचन क्रिया का प्रयोग होता है और णवुल प्रत्यय का जो प्रयोग है वो कर्तृवाच्य में होगा। अस्तु, अब देखिएगा मैं आपको 2 एग्जाम्पल आपके जो किताब में दे रखे हैं उसको समझाऊंगा। कृष्णम द्रष्टुम याति, इसका अर्थ क्या होता है, कृष्ण को देखने के लिए जाता है।
इसमें कितनी क्रियाएं हैं? 2 क्रिया है। पहली क्रिया देखना, दूसरी क्रिया जाना। तो जाना रूपी क्रिया है, उसका लक्ष्य हो गया देखना, इसलिए जाना क्या हो गई? जाना क्या हो गई? क्रियार्थक क्रिया हो गई। और जो द्रष्टुम है वो पहली क्रिया है, इसलिए द्रष्टुम में हम तुमुन प्रत्यय करेंगे, सामान्य सी बात है। उसके बाद में कृष्णम दर्शको याति, कृष्ण को देखने के लिए जाता है, समान ही अर्थ है। यहाँ पर भी 2 क्रिया है, या जाने, उसके बाद में दृश्य देखने। पहली क्रिया दृश्य धातु है, दूसरी क्रिया जाना है जो क्रियार्थक क्रिया है, इसलिए दृश्य धातु में यहाँ पे णवुल प्रत्यय हो जाएगा। अब देखो आपकी परीक्षा में आता है कि रूप सिद्धियां कैसे बनती है, वो आपको मैं पहली रूप सिद्धि है कृष्णम द्रष्टुम याति, उसको मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। इसका अर्थ है, परीक्षा में आपको अर्थ नहीं लिखना है, आप समझ सको इसलिए। कृष्ण को देखने के लिए जाता है, यह अर्थ है। यहाँ गमन क्रिया दर्शन क्रिया की क्रियार्था क्रिया है। जाना जो क्रिया है ना, वो क्या है? क्रियार्थक क्रिया है, क्रियार्था क्रिया है, ठीक है। तो हम सीधी सी बात है, हमें द्रष्टुम रूप सिद्धि बनानी है। द्रष्टुम रूप सिद्धि में दृशिर प्रेक्षणे धातु है, दृशिर में से दृश्य शेष रहेगा, ठीक है। और भाव वाच्य में तुमुन णवुलो क्रियायाम क्रियार्थायाम सूत्र से तुमुन प्रत्यय होगा। तुमुन का मैंने आपको बताया ना, उकीत संज्ञा, हलंत्यम सूत्र से नैकीत संज्ञा, तस्य लोप ऐसे लोप। तो शेष क्या रहेगा? दृश्य प्लस तुम, ऐसा शेष रहेगा। आपकी कोई प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। दृश्य धातु और तुमुन का तुम शेष रह गया, ठीक है। अब देखो एक नया सूत्र आता है, सृजि दृशोर झल्यकम इति, सृजि दृशोर झल्यकम मिति, ऐसा सूत्र है। तो यह सूत्र क्या करता है? इति सूत्रेण अमागमे। अब देखो आपको अच्छी बात बताता हूं कि सृजि दृशोर झल्यकम इति सूत्र से अम का आगम हो जाता है। अम में मैकीत संज्ञा, ये जो अम है ना, इसमें मैकीत संज्ञा हलंत्यम तस्य लोप ऐसे लोप, ठीक है। अब ये दृश्य धातु के बाद में अम करे या द्रि के बाद में करे, तो एक सूत्र है मिदचो अंत्यात पर है, वह सूत्र कहता है कि यदि कहीं पर प्रत्यय में म की संज्ञा हो रखी हो तो अच के तुरंत बाद उसका आगम होगा। तो यहाँ पे दृश्य में देखो, मैं आपको अच्छे से बताने की कोशिश करूंगा। ये जो दृश्य है, दृश्य में शैत में तो हलंत है, ये जो री है ये क्या है? अच है, इसलिए यहाँ पे बीच में क्या हो जाएगा? अम का आगम होगा। अम में से क्या बचेगा? अशेष रहेगा, ठीक है। ये आपके समझ में आ गई। अब इको यणचि सूत्र क्या बोलता है? इक स्थाने यण स्यात् अचि संहितायाम विषये, ई उ री के स्थान पर य व र ल होता है। यदि इक के बाद में अच प्रत्याहार का कोई सा भी वर्ण हो तो देखो यहाँ पे द्रि में जो री है वो इक में है, और द्रि के बाद में अम का जो ए आ रहा है वो अच में आ रहा है, इसलिए यहाँ पे री का क्या हो जाएगा? र हलंत होता है ना, इसलिए द्रि का क्या बन गया? द्र बन गया। और श हमारे पास में पड़ा है, और तुमुन का क्या पड़ा है? तुम शेष रहा था ना, तो द्रस तुम बन गया, ठीक है। समझ में आ गए ना। अब देखो एक सूत्र है जो अलंत पुल्लिंग में आता है, आपने पढ़ा भी होगा, वृश्च भ्रश्च सृज मृज यज राज ब्राज छशांस है। ये सूत्र है, ये क्या करता है कि सकार का शकार कर देता है, अर्थात तालव्य शय का मूर्धन्य शकार कर देता है। तो देखो क्या बन गया? द्र, इस स का शय कर दिया तो द्रस, उसके बाद में क्या बन गया? तुम। अब देखो आगे एक सूत्र आता है ष्टुना ष्टु, ये कहता है ष्टुना योगे ष्टु स्यात्, शकार के बाद में तय वर्ग आ जाए तो हमें तय वर्ग तय कर देना चाहिए। तो इसने क्या किया? तुम का जो तय है उसकी जगह क्या कर दिया? तय कर दिया। तो क्या बन गया? द्रष्टुम बन गया। क्या बन गया? द्रष्टुम बन गया, ठीक है। अब भावे औत्सर्गिकम क्लीबत्वम एक वचनम होता है, भाव के अंदर हम क्या नपुंसकलिंग एक वचन करते हैं। तो कृत तद्धित समासाश्च सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे, सुप्रत्यय करेंगे। कृन में जंतय सूत्र है, वो क्या कहता है? मैं अंत में है ना, इसलिए अव्यय संज्ञा करेगा, और अव्यय यादाप सुपह सूत्र से सु का लोप हो जाएगा, द्रष्टुम रूप सिद्धि बन जाएगी, जिसका अर्थ हो गया देखने के लिए, ठीक है। इसी प्रकार खाने के लिए जाता है, उसका भोक्तुम व्रजति है ना, रक्षितुम धावति, रक्षा करने के लिए दौड़ता है, तो यहाँ पे रक्षितुम में तुमुन प्रत्यय।
अध्येतुम निवसति, पढ़ने के लिए रहता है, हंतुम नयति, मारने के लिए ले जाता है, आदि बहुत सारे ऐसे प्रयोग है जिनमें दो दो क्रियाएं हैं। पहली क्रिया में हमें क्या तुमुन प्रत्यय करना होता है। तो इस प्रकार से यह तो कृष्णम द्रष्टुम याति रूप सिद्धि हमने देखी थी। अब देखिएगा एक रूप सिद्धि है कृष्णम दर्शको याति। वैसे दोनों रूप सिद्धियों का अर्थ तो समान ही है, कृष्ण को देखने के लिए जाता है ऐसा। अब इसमें क्या है, याति है वो तो है क्रिया, दृश्य धातु है वो है याति क्रियार्था है, और दर्शक में दृश्य धातु है वो क्रिया है। तो हम क्या करेंगे, धातु के बाद में णवुल प्रत्यय करेंगे, है ना। तो अत्र यान क्रिया दर्शन क्रियायाः क्रियार्था क्रिया अस्ति, दृशिर प्रेक्षणे धातु में कर्तरी अर्थ में तुमुन णवुलो क्रियायाम क्रियार्थायाम सूत्र से णवुल प्रत्यय किया, णवुल से चूटू लगा, हलंत्यम लगा, तस्य लोप से लोप, दृश्य प्लस वु ऐसा शेष रह जाता है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, दृश्य धातु का है, णवुल का वु शेष रहता है। उसके बाद में युवोर अनाकव सूत्र से वु के स्थान पर अक आदेश हो जाता है। तो देखो दृश्य प्लस अक बन गया। उसके बाद में पुगंत लघुपदस्य च नामक सूत्र है, वो कहता है या तो प फ ब भ म अंत में रहे या उपदा में लघु ह्रस्व हो, तो वहां पे हमें क्या करना है, गुण करना है। अब एक देखो ये जो दृश्य धातु है ना, इसकी उपदा में जो री है वो तो ह्रस्व ही है, ये दीर्घ थोड़ी है ऐसा, इसलिए क्या हो जाएगा, री का गुण क्या होता है, ए होता है, उर्ण रपर से रपरत्व हो जाएगा। तो देखो द्रि है ना, द्रि का अर हुआ तो द्रि में से द में से री निकल गया तो द आधा रह गया, तो द में ए मिल गया, श आगे पड़ा था, र ऊपर चला गया और दर्शक बन गया। ठीक है, उसके बाद में कर्तृवाच्य में है ना, इसलिए कृतद्धित समासास्त्र सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा सुप्रत्यय सह का रुत्व विसर्ग क्या बन गया, दर्शक है बन गया। सामान्य सी बात है, बहुत ही सरल रूप सिद्धियां हैं, थोड़ा यदि आप अच्छे से देखते हैं तो आप आराम से बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा आपके सम्मुख उपस्थित एक नया सूत्र, नया सूत्र की आवश्यकता क्यों पड़ी यह भी मैं आपको बताऊंगा, और इस सूत्र से कौन कौन से कार्य होते हैं उसके बारे में भी हम सभी आज क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। देखिएगा सूत्र है काल समय वेला सु तुमुन, इसमें दो पद है, पदद्वय है इस सूत्र में। पहले पद में सप्तमी बहुवचन है, इसका अर्थ होता है काल में, समय में और वेला। वस्तुतः है ये जो काल समय वेला ये समय के ही क्या है, पर्यायवाची शब्द है, वहां पे क्या होता है, तुमुन प्रत्यय होता है। तो देखो इसका बड़ा रोचक अर्थ है, कालार्थेषु उपपदेषु तुमुन स्यात्, अर्थात काल समय वेला समय के जितने पर्यायवाची शब्द है उन सब में तुमुन प्रत्यय कर दो। अब आप ये कहेंगे कि जब तुमुन णवुलो क्रियायाम क्रियार्थायाम सूत्र से तुमुन प्रत्यय हो रहा था तो इस सूत्र की क्या आवश्यकता पड़ी। तो मैं आपको बता देता हूं कि यहां पे क्रियार्था क्रिया रहे या न रहे, काल समय वेला आपको दिखाई दे, आपको वहां पे क्रिया मतलब क्रियार्था या क्रिया नहीं देखनी है, साक्षात आप क्या कर सकते हो, तुमुन प्रत्यय कर सकते हैं। जैसे इसका हिंदी में अर्थ देख लीजिएगा, काल समय वेला आदि काल पर्यायवाचक शब्दों के उपपद पद के समीप रहने पर धातु से तुमुन प्रत्यय हो जाता है। यहाँ भी अव्ययकृतो भावे के अनुसार तुमुन प्रत्यय भाव अर्थ में ही होगा। ठीक है, जहाँ जहाँ तुमुन आएगा वहाँ पे वो भाववाच्य में होगा, भाव में नपुंसकलिंग एक वचन। तो सामान्य सी बात इस सूत्र से हमने यही समझी, काल समय वेला सु तुमुन सूत्र से तुमुन प्रत्यय होता है यदि कहीं पर काल समय और वेला तीनों पद वहाँ पे रहे तो। अब देखिएगा रूप सिद्धियां हैं कुछ जो आपको समझ में आ जाएगी। काले भोक्तुम, समय पर खाने के लिए, समयो भोक्तुम, वेला भोक्तुम, ये तीन उदाहरण है। पहले में काले भोक्तुम समय का पर्यायवाची है, समयो भोक्तुम स्वयं समय शब्द है, वेला भोक्तुम स्वयं समय शब्द है। तो काल समय वेला रहने के कारण यहाँ पे जो क्रिया है ना भोक्तुम, भोक्तुम भोक्तुम, यहाँ पे भुज धातु है, इसलिए इस सूत्र से क्या हो जाएगा, यहाँ पे तुमुन प्रत्यय हो जाएगा। अब देखो ये रूप सिद्धि कैसे बनती है, हम भुज धातु में तुमुन प्रत्यय करके इसकी रूप सिद्धि बनाएंगे। देखते हैं क्या होता है। अत्र कालस्य पर्यायवाचिनः शब्दाः
समय वेला कारणात्। यहाँ पे समय के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से? समय वेला आदि है, इसलिए भुज पालनाभ्यवारयोः धातु, भुज धातु का अर्थ खाने में प्रयोग होता है, तो काल समय वेला सु तुमुन सूत्र से तुमुन प्रत्यय हो गया, तो स्थिति क्या आ गई? भुज प्लस तुमुन आ गई। ठीक है, उसके बाद में उपदेशे जुनुनासिक इत सूत्र से तुमुन की ऊ की इत संज्ञा, हलंत्यम सूत्र से तुमुन के न की इत संज्ञा, तस्य लोप से लोप, तो स्थिति क्या शेष रह गई? भुज प्लस तुम, ऐसा यहाँ पे शेष रह गया। यहाँ तक आपके कोई भी समस्या नहीं आनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे पुगंत लघु पदस्य च सूत्र लगेगा। क्यों लगेगा? कि यहाँ पे पुगंत तो है नहीं, ये जो ऊ है ना ये उपदा में है, और उपदा में ऊ ह्रस्व है, इसलिए यहाँ पे सीधा सा नियम है, धातु में लघु ह्रस्व उपदा में रहे तो उसका हमें गुण कर देना है। तो भुज का भुगंत, इसके पुगंत लघु पदस्य सूत्र से गुण हो गया, तो क्या बन गया? भोज प्लस तुम, ऐसी स्थिति बन गई। एक सूत्र है चोह कुहु, वह क्या करता है? चय छह जय जय के क्रमशः क ख ग ग ग आदेश कर देता है। तो देखो जय के स्थान पर क्या होगा? गय हो गया। ठीक है, तो क्या बन गया? भोग प्लस तुम बन गया। देखो ये गय हो गया जय की जगह, है ना। उसके बाद में खरी च सूत्र आपको पता है चरत्व पहला अक्षर कर देता है, तो गय की जगह पहला अक्षर क्या हुआ? खर प्रत्याहार परे रहते इसका कै हो गया, तो क्या बन गया? भोक्तुम बन गया। भावे औत्सर्गिकम क्लीबत्वम, सीधा सा नियम हमें बार बार रिपीट कर ही रहे हैं इसको, है ना। तो क्या होगा? प्रातिपदिक संज्ञायाम सुप्रत्यय कृण्वे जंत सूत्र से तुम में मैं अंत में, इसलिए अव्यय संज्ञा अव्यय आदाब सुपै से जो सुप्रत्यय आएगा उसका लोप हो जाएगा, भोक्तुम बन जाएगा। यहाँ न तो भविष्यत काल है न ही क्रियार्था क्रिया है, अतः काल समय वेलाशु तुमुन सूत्र से तुमुन प्रत्यय हो जाता है। तो तुमुन णवुलो क्रियायाम क्रियार्थायाम जो सूत्र है उससे क्या होता है कि केवल काल समय वेला में भविष्यत काल रहे या न रहे, वहाँ पे क्रियार्था क्रिया रहे या न रहे, हमें तो सीधा साक्षात तुमुन प्रत्यय करना है। तुमुन में से तुम शेष रहेगा, जिसकी हमने रूप सिद्धियां बनाई। आज के लिए इतना ही। मैं आपको पुनः इसके बारे में बता देता हूँ। हमने तुमुन नबुलो क्रियायाम क्रियार्थायाम सूत्र पढ़ा। वाक्य में दो क्रिया रहती है, जिसमें दूसरी वाली क्रियार्था, पहली वाली क्रिया। क्रिया में हमें भविष्यत अर्थ में तुमुन और णवुल प्रत्यय करना है। तुमुन में से तुम शेष रहेगा, इसलिए कृण्वे जंता सूत्र से अव्यय संज्ञा होकर के अव्यय आदाब सुपै से प्रत्यय का लोप हो जाएगा। उसके बाद में वहां पे भाव अर्थ में नपुंसकलिंग एक वचन करना है। ये तो बात थी तुमुन की। दूसरा प्रत्यय होता है णवुल, जिसमें णवुल में नैकित संज्ञा चूटू लैकित संज्ञा हलंत्यम तस्य लोप से दोनों का लोप युवो रनाकव सूत्र से अक आदेश करके काम हो जाएगा। पहली हमने रूप सिद्धि बनाई कृष्णम द्रष्टुम याति, जिसमें दृश्य धातु में तुम जोड़ करके द्रष्टुम बनाया। दूसरी रूप सिद्धि कृष्णम दर्शको याति, जिसमें दर्शक में णवुल प्रत्यय करके अक बना करके दर्शक बनाया। दूसरा सूत्र था काल समय वेला सु तुमुन, जिसमें काल समय वेला रहने पर तुमुन प्रत्यय होता है, जिसके बाद में हमने भोक्तुम रूप सिद्धि हमने बनाई थी। आज के लिए इतना ही प्रिय विद्यार्थियों, हम पुनः मिलेंगे नए सूत्रों के साथ, नए प्रकरण के साथ। आज के लिए इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना गृह कार्य करते रहिए और मुझे व्हाट्सएप में आप भेजते रहिए। धन्यवाद।